हेलो एवरीवन। और ये है व्लॉग का डे 2। आज है 9 जुलाई 2025 और एक और व्लॉग बना रहे हम। पहले व्लॉग आप लोगों ने देखा, उस पर काफ़ी व्यूज़ आए, मुझे भी अच्छा लगा। आप लोगों ने देखा, कमेंट करा, एंगेज करा। तो आज है 9 जुलाई जैसा मैंने बताया, और हम सेकंड व्लॉग बना रहे हैं, सेकंड डे का। तो आज के व्लॉग में ये बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब आखिर में क्यों स्टार्ट करा। एक्चुअली बिज़नेस ठप या डाउन होने के बाद मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं जॉब पे जाऊं, नौकरी करूं, या फिर मैं अपना ही कुछ स्टार्ट करूं। अब आपको पता है, अगर आप 5-6 साल बिज़नेस कर लो ना, तो आपको नौकरी करने में मज़ा आएगा ही नहीं। आप उस टाइप पे जाओगे नहीं कि भाई नौकरी पे जाना पड़ेगा। तो मेरे को उस टाइप का फीलिंग ही नहीं है कि भाई मेरे को नौकरी करनी है। मेरा क्लियर है कि नौकरी नहीं करनी तो अपना ही कुछ करना है, पर जॉब नहीं करनी यार। मैं जॉब वाला आदमी भी नहीं हूँ, मेरे से होगी भी नहीं जॉब। मैं छोड़ दूंगा 10 दिन में, 15 दिन में। तो इसीलिए मैंने फिर जो है सोचा कि भाई फ्रीलांसर बन जाते हैं। इतना तो आता है कि कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी निकाल लेंगे। तो हुआ क्या कि मेरे को अपनी जो फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग थी, वो मेरे को 2024 में स्टार्ट करनी थी, जनवरी में। पर 2023 दिसंबर में मेरा सॉक्स का स्टॉक ख़त्म हुआ नहीं, तो वो आगे खिंच गया। अब उस चक्कर में मेरी फ्रीलांसिंग फिर मैंने इस साल जनवरी में स्टार्ट करी। अब आपको पता है फ्रीलांसर का सबसे पहला रूल यही होता है कि भाई कंटेंट क्रिएट करो। एक साइड इनकम जनरेट करने के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने का इनिशियल मोटिव दो थे। एक तो साइड इनकम जनरेट हो जाए, सेकंड ये था कि मैं यूट्यूब पे वो बताऊं जो मेरे को पता है, और अगर उसके थ्रू मुझे कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं मार्केटिंग के और मार्केट प्लेस के, तो मेरा भी काम चल पड़ेगा। तो एज़ अ फ्रीलांसर मेरे पास यूट्यूब से काफ़ी इंक्वायरीज़ आई, काफ़ी लोगों ने अकाउंट मेरे से मैनेज कराया। कुछ लोगों ने कराया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। अब कुछ लोगों को इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए कि भाई मेरे को 15 दिन में ऑर्डर डबल करके दो, तो वो मैं कर नहीं सकता। इतना आसान नहीं है कि 15 दिन में कोई भी ऑर्डर डबल कर दो, 2 गुना ऑर्डर कर दो। 200 आ रहे तो 15 दिन में 400 कर दो। ऐसा ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। या उनको पता है कि मेरे एक महीने में सेल 50% से डाउन हुई है, पहले 300 आते थे अब 150 हो गए, तो वापस 300 कर दो। ऐसा कोई मैजिक करो कि एक महीने में वापस डबल हो जाए बिना ऐड में पैसा डाले, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, एडवर्टाइज़र हूँ। तो मेरे को जो कुछ आता है मैं एडवर्टाइजिंग और एसईओ वगैरह से ही कर सकता हूँ। मेरे पास उसके अलावा और कोई पावर नहीं है कि भाई किसी को फ़ोन घुमा दिया कंपनी में कि भाई इनके ऑर्डर बढ़ा दो। वो मेरे पास ना वो पावर है, ना मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो जो रियलिटी है, जो पॉसिबल है, मैं उतना ही बताता हूँ। दूसरी बात, जो मेरे से अकाउंट मैनेज कराते हैं उनको पता है कि मैं किसी भी चीज़ का कमिटमेंट नहीं देता, क्योंकि हर कोई यही पूछता है कि भाई तुम इतने पैसे ले रहे हो सर्विस में, तो दिन के ऑर्डर कितने दोगे, हम उस हिसाब से खर्चा निकाल लेंगे। मैं भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो आप मेरे से सिर्फ सर्विस ले रहे हो। अगर मैं आपसे 3,500 रुपये अकाउंट मैनेजमेंट के ले रहा हूँ, तो मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता। ये बोलता हूँ कि हाँ बिज़नेस ग्रो होगा, ऑर्डर ग्रो होगा, पर ये नहीं बोलता कि दिन के 30 ऑर्डर आ जाएंगे, 40 ऑर्डर आ जाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। वो सारा आपकी मार्केटिंग, आपके एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट के प्राइसिंग और कस्टमर डिमांड, सीजनल है बिना सीजनल वाला प्रोडक्ट है, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ मेरे को आपसे पैसे हड़पने हो तो कुछ भी झूठ बोल दो, तो मेरे साथ वो नहीं चलता। तो मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही मोटिव था कि एज अ फ्रीलांसर, सबसे पहला फ्रीलांसर का काम होता है कि कंटेंट क्रिएट करो। अब फ्रीलांसर क्या करते हैं कि हर कोई अपनी अपनी कंपनी बनाता है। तो मेरी अनरजिस्टर्ड कंपनी है। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही एड्रेस पे 2 जीएसटी नहीं ले सकता। एक जीएसटी मेरा ऑलरेडी ई कॉमर्स वाला रजिस्टर्ड है, तो मैं दूसरा जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता सेम एड्रेस पे सेम पर्सन। तो मेरे को या तो पार्टनरशिप फर्म खोलनी पड़ेगी अपने फैमिली में किसी के साथ, तो वो मैं करना नहीं चाहता, और वो मना भी कर रहे हैं कि भाई ऐसे काम नहीं करने हैं। तो इसलिए मेरी अनरजिस्टर्ड फर्म है, जो विदाउट बिलिंग का जिसको काम होता है भाई फ्रीलांसर की तरह काम होता है मेरे से। तो कुछ क्लाइंट तो मेरे पास अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के, आप यूट्यूब देखते हो, कंसल्टेशन बुक करा लेते हो, कंसल्टेशन मिल जाती है, आप लोगों को भी हेल्प हो जाती है, मेरे को भी फीस मिल जाती है। कुछ लोग हैं जो अकाउंट मैनेज करा लेते हैं, उनका अकाउंट ग्रो हो जाता है, तो वो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, 3-3 4-4 महीने से जुड़े हुए हैं, उनको बिज़नेस में ग्रोथ दिख रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, बात करने में अच्छा लगता है, कुछ ट्रस्ट दिखता है। तो वो 3-3 4-4 महीने से मेरे से जुड़े हुए, और उनको कुछ ना कुछ तो काम दिख ही रहा होगा भाई। 4 महीने 5 महीने बंदा ऐसे किसी को पैसे तो दे नहीं रहा, फ्री में तो आ नहीं रहे किसी के पास भी पैसे। और कुछ मैं फेसबुक मार्केटिंग पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके क्लाइंट्स लाता हूँ, मेटा के एडवर्टीजमेंट के। अब प्रॉब्लम ये आती है ना, देखो कि मेटा एडवर्टीजमेंट में
बहुत सारी वीडियोस देखते हैं हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि भाई 50 रुपये में सेल जनरेट हो जाएगी, 100 रुपये में सेल जनरेट हो जाएगी, लीड्स ही लीड्स आएंगी, क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आएंगे, 500 रुपये में 50 क्लाइंट्स आ जाएंगे, इस तरह करके आप वीडियोस देखते हो। पर रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं लोग कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा, पर होता कुछ नहीं है। तो सबके पास एक मेंटेलिटी है कि हम मेटा के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मेटा भी एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सिर्फ कस्टमर को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं। तो मेटा के जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, उनका बजट बहुत कम होता है, तो मेरे को फिर बहुत कम फीस लेनी पड़ती है उनसे 3,500 रुपये, 5,000 कोई नहीं देता मेटा एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए, बड़े बजट वाले भी नहीं देते। वो कराते तो 1 महीना काम कराते, उसके बाद नहीं कराते, क्योंकि रिस्पॉन्स तो आता है। देखो मेटा में थोड़ा सा टाइम चाहिए, पैसा भी चाहिए और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। मेटा थोड़ा सा टाइम पैसा मांगता है, 15-20 दिन का खेल नहीं है मेटा पे। सेल जनरेट करना आसान नहीं है, लीड जनरेट करना इतना आसान नहीं है। कॉस्ट पर लीड बोलते हैं हम 15 रुपये 20 रुपये ले आए, पर वो 15-20 रुपये कॉस्ट पर लीड लाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग में बजट बहुत ज़्यादा चाहिए, महीने का 1.5-2 लाख रुपए का बजट चाहिए होता है। तब आपका कॉस्ट पर लीड जो है 20 रुपये 25 रुपये तक जाता है, 30 रुपये तक जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 500 रुपये डाला और 10 लीड आ गई तो 50 रुपये कॉस्ट पर लीड हो गई, पर आप उसका जब एक हफ्ता एवरेज चलाओगे तो वापस 150-200 रुपये पहुँच जाएगी, क्योंकि वो मेटा का नया नया एल्गोरिदम होता है, नया कैंपेन होता है, तो प्रमोट करता है, तो आधा वैसे ही होता है। और आपको अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो मेटा पे, तो आपको पता है कि फेक लीड्स होती हैं, फेक सेल्स होती हैं, कॉम्पिटिटर ही भर देते हैं आधे से आधा कि दूसरे का बजट कंज्यूम हो जाए और हमारी ऐड परफॉर्म करे, तो दूसरे बंदे की ऐड में फर्जी भरते जाओ, मोबाइल नंबर नाम कुछ भी डाल दो ताकि उसका पैसा ख़त्म हो बार बार क्लिक कर करके। तो ये सीन होता है। तो ये इसीलिए मैंने YouTube ज्वाइन करा था कि मेरा भी कुछ काम चल पड़े और कंटेंट क्रिएट से YouTube से साइड अर्निंग हो जाए थोड़ी बहुत मोनेटाइजेशन से। पर अभी मोनेटाइजेशन में भी लगभग 3,000 घंटे पूरे हुए हैं, 1,000 घंटे अभी बाकी हैं। सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। पर अभी बहुत टाइम बाकी है, 1,000 घंटा बहुत है, अभी तो महीना लग जाएगा कम से कम, और कोशिश करेंगे कि इस महीने तक मोनेटाइज कर दे। इसलिए मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी है ताकि कंटेंट थोड़ा और ज़्यादा जाएगा, आप लोग मुझे जानोगे और मैं आपको अपने बारे में बता पाऊँगा, और वीडियो देखोगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मोनेटाइजेशन जल्दी हो जाएगा। तो मेरा एक मोटिव ये भी है कि मोनेटाइजेशन जल्दी करना है, उसके लिए कंटेंट डालना है। तो कंटेंट डालना भी है, मैं कितना ही एजुकेशनल स्टफ बना लूँगा, उसके लिए भी टाइम लगता है। मेरे को रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर मैं थोड़ा बहुत एडिट करता हूँ जितना मुझे आता है, उसमें टाइम लगता है, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए भाई मैंने YouTube ज्वाइन किया। और कुछ लोग कोर्सेज भी परचेज़ कर लेते हैं। कोर्सेज बहुत ही कम लोग परचेज़ करते हैं, जिनको जेन्युइन ही लगता है ना कि भाई हमारे को कुछ सीख के बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे से वो कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। ज़्यादातर लोग जिनको बिजनेस करना है या होलसेलर हैं या सप्लायर है, वो तो सर्विस ले लेते हैं कि उनको झंझट में नहीं पड़ना, कौन सीखेगा, पैसे दो और काम हमारा हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, ग्रो हो रहा है, वो बढ़िया है। अगर आप भी नया बिजनेस स्टार्ट करो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोर्स ही लो। 5,000 रुपये का कोर्स है, आपको किसी को सर्विस के पैसे देने की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो आप सीख ही जाओगे कि आपको और किसी को पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो नए बंदों को तो मैं रिकमेंड करूंगा कोर्स लो। अगर आपने किसी और का कोर्स ले रखा है, जिस मर्जी का लो, बस आपको बेनिफिट होना चाहिए कोर्स लेकर और आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। कोर्स का एक ही मोटिव होता है कि भाई कि हमने कोर्स लिया तो हमारे को इतना सीखने को मिल गया कि अब हमारे को दूसरे के आगे ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई बता दे कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या तरीके होते हैं, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे मार्जिन रखने होते हैं। कोर्स का सिर्फ इतना ही मोटिव होता है कि आपको बेसिक एल्गोरिदम समझा दे बंदा कि भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे सेल्स आती हैं, कैसे मार्जिन होते हैं, एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, वो सारा कोर्स का मोटिव है। रिकॉर्डेड वीडियोस में देता नहीं, मैं लाइव ही देता हूँ, ऑनलाइन हो गया या ऑफलाइन हो गया। तो 1-on-1 है या बैच है तो ग्रुप में वो ज़्यादा बेटर रहता है। एक तो अफोर्डेबल है, प्राइस मैंने कम कर दिया, 5,000 कर दिए सिर्फ, तो अब जो है लोग ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन करो तो ज़्यादा बेटर है, मेरे से फेस टू फेस में ज़्यादा बता पाऊँगा डिटेल में, रादर दैन ऑनलाइन थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, लंबा नहीं खींच सकते ज़्यादा, वो सारी चीज़ें हैं। तो भाई आज का व्लॉग है ये, और अब मैं आपको आज के अपना ऑर्डर स्टेटस दिखाता हूँ। आप भी बोलोगे भाई क्या बात। तो देखो ये मेरा मीशो का प्लेटफॉर्म है, इसमें दिखा रहा होगा आपको पेंडिंग ऑर्डर 12। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मैं जाऊँगा एडवर्टीज़मेंट के टैब में। अब मैं करूँगा टुडे 73 रुपीज़ में 8 ऑर्डर आए हैं और उधर 12 आए हैं। एक ये मेरा जो स्मार्ट कैंपेन है, जो मैं कहता हूँ कि स्मार्ट कैंपेन चलाओ भाई, स्मार्ट कैंपेन चलाओ। देखो 55 रुपये में आए हैं 7 ऑर्डर, बस सिर्फ 55 रुपये में 7 ऑर्डर आए हैं। 18 कार्रवाई आया है। कल इसने दिया था मेरे को 103 रुपये में 2 ऑर्डर,
और लास्ट 3 डेज़ का एवरेज निकाले तो 500 रुपये में आए हैं 19 ऑर्डर। तो ROI है मेरा 6.59। और अगर पिछले 7 दिन का देखूं तो 1100 रुपये में 1165 1200 रुपये में 40 ऑर्डर आए 6.5। तो मेरा स्मार्ट कैंपेन मुझे ROI जो दे रहा है वो लगभग 5.5 रुपये का दे रहा है। अभी जिस तरह मैं इसका, पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो 150 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। पिछले हफ्ते मैंने बजट बढ़ा के 200 रुपये कर दिया था और इस हफ्ते मैंने जो है फिर से बजट बढ़ा के इसका 250 कर दिया। तभी जो है मेरा कल पैसा खर्च हुआ और ऑर्डर कमाए, पर पूरा पैसा नहीं खर्च हो रहा, 250 रुपये पूरे नहीं खर्च कर रहे हैं। तो ये लिमिटेड ही पैसा खर्च करो और धीरे धीरे कर रहा है। अब इसके बेस पे मैंने एक और कैंपेन क्रिएट कर दिया। अब ये देखो, कल 34 रुपये में 3 ऑर्डर आए, आज 18 रुपये में 1 ऑर्डर आया। अब ये चलेगा, 150 रुपये का बजट है, इसमें 1 2 3 4 एक ही वो 4 के कैटलॉग डाल रखी है मैंने। इसमें से 2-3 रिपीटेड है, बाकी किसी में पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 है। दूसरी कैटलॉग में पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 8 या पैक ऑफ 10 ऐसे बना रखा है और वो सेल कर रहा हूँ। तो आज अभी तक देखो सिर्फ 12 ऑर्डर आए हैं और कितने रुपए में, लगभग कहाँ गया, कितने पैसे खर्च हुए आज, टुडे गए 73 रुपीज़ में। अगर देखें तो 12 ऑर्डर आए हैं, तो मतलब एक ऑर्डर की कॉस्ट 10 रुपये मान लो मोटा मोटा। अभी रात तक अभी बचा है, अभी 9:30 6:30 हो रहे हैं। अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ मीशो की। चल अब देखो, ये वाला जो मेरा वाइट वाला ऑर्डर है, आप देख रहे हो 2 क्वांटिटी का ऑर्डर है वाल्मो का। अब इस पे हो गया कांड। 4 जुलाई इसकी डिस्पैच डेट थी। मेरे पास से ये वाला ऑर्डर हो गया पिकअप। कोरियर बॉय आया मेरे सामने, उसने बोला कि भैया मैंने स्कैन कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, स्कैन कर दिया तूने। वो पैकेट ले गया। 2 क्वांटिटी का ऑर्डर था, 450 रुपये का ऑर्डर था। ये 447 रुपीज़ 446 का ऑर्डर था। 2 क्वांटिटी मिला के 450 रुपये का ऑर्डर बन रहा था। बड़ा पैकेट गया था क्योंकि सॉक्स है तो मोटा थोड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा पैकेट गया था इसका। अब आज तारीख हो गई है 9, ये सिस्टम पे हट नहीं रहा। इसकी मैंने बहुत सारी टिकट जनरेट करी हैं। अब वो मीशो वाले कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर पिकअप नहीं हुआ। मेरे पास पिकअप वाले की मैनिफेस्ट है। जो पिकअप वाला लड़का है वो कह रहा भाई मैंने तो पैकेट आपसे उठाया है, मैंने मैनिफेस्ट भी करा, मैंने स्कैन भी करा है। तो आज मैंने हब के इसके मैनेजर से बात करी। इसका हब का मैनेजर कह रहा है कि हमारे पास तो कोई ट्रैकिंग ही नहीं है इसका, हमारे पास हब में आया ही नहीं पार्सल। तो मैंने कहा या तो लड़का झूठ बोल रहा है या तो हब तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने पूछा कि तुम्हारे बीच में इस लड़के के बाद कोई और बंदा बीच में मीडिएटर है कि मतलब जिसके पास पार्सल जाएगा और वहाँ कुछ गड़बड़ हो। तो कह रहा नहीं, ये डायरेक्ट हमारे हब में ही पार्सल गिर के जाते सारे। तो अब ये हो गया पंगा। अब मीशो का सपोर्ट वाले इतने साले बेकार आदमी हैं, इतने पता नहीं कौन गधे बिठा रखे मीशो के सपोर्ट टीम पे। देखो ये प्रोडक्ट है। अब देखो मैं सपोर्ट पे जाता हूँ, माई टिकट्स पे गया, ये देखो माई ऑर्डर इज पिक्ड अप बट स्टिल शोइंग इन रेडी टू शिप टैब। ये मैंने इनकी कंप्लेंट जनरेट करी थी 4 तारीख को। 5 तारीख को कह रहे कि हमें खेद है तो हम हाईलाइट कर रहे हैं। 6 तारीख को मैंने बोला कि 2 दिन निकल गए हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। 7 तारीख को फिर कह रहे हैं कि अभी 24 घंटा और लगेगा। उसके बाद मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैनिफेस्ट अपडेट अटैच करके दी। वैसे इधर मैंने करी थी मैनिफेस्ट, यहाँ पे करी थी, इनको दोबारा दी, अनपढ़ लोग हैं। तो इनका जवाब आया 8 तारीख को। ये कह रहे हैं वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द शिपमेंट वॉज नॉट पिक्ड अप फ्रॉम योर एंड। तो कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा टिकट रेस करो। मतलब ये साले कह रहे हैं कि पिकअप ही नहीं हुआ। मैंने इनको मैनिफेस्ट दी है जिस पे लड़के के साइन है, तो ये हरामी मानने को तैयार नहीं हो रहे। फिर मैंने 8 तारीख को दोबारा रिप्लाई किया, आई हैव अ साइंड मैनिफेस्ट फॉर दिस ऑर्डर बाय द कोरियर पिकअप बॉय दैट इज़ अ वैलिड प्रूफ ऑफ पिकअप। और मैंने 2 अटैच करी, 2 बारी लड़के को पार्सल दिया है, उसका नाम और मोबाइल नंबर डाला और दोनों मैनिफेस्ट दिए। एक 7 जुलाई को जो दोबारा लेके गया और एक 4 जुलाई का जो मेन वो पैकेट लेके गया था। अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद इनका रिप्लाई आया कल कि भैया आपकी तरफ से पिकअप नहीं हुआ, तो जो है 24 घंटे बाद रिवर्ट बैक करो। पर इन हरामियों ने क्या करा, देखो टिकट क्लोज कर दिया और ऑप्शन नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा टिकट रेस करा
ये देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि ऑर्डर पिकअप हो गया और इनको ड्राइव का लिंक दिया। अब इन्होंने फिर कहा कि भाई अभी रुको, हम 48 घंटे में बताते हैं, ऑर्डर आईडी मैनिफेस्ट दो। मैंने अटैच करके भेजी, ये अनपढ़ लोगों को फिर मैंने भेजी 7 तारीख को अटैच करके। ये बोलते हैं कि मैनिफेस्ट तो हमारे पास आई नहीं। देखो मैंने 7 तारीख को यहाँ पे इमेज, व्हाट्सअप इमेज आपको दे रखी होगी, अटैच करके भेजी है। मैंने 8 तारीख को लिखा है यहाँ पे कि सालो अंधो हो क्या मैंने 2 मैनिफेस्ट अटैच करी है, तुम्हारे को साले मिल ही नहीं रही। तो 8 तारीख को इनका जवाब आया कि हम जो है 24 घंटे बाद जवाब देंगे। 9 तारीख को देखो ये कह रहे हैं ड्यू टू अनफोर्सीन लॉजिस्टिक इशू योर ऑर्डर कैन नॉट बी पिक्ड अप विल बी कैंसिल्ड। मतलब आपका हो नहीं पाएगा, हम कैंसिल कर रहे हैं। मैं कहा भाई गधो, मतलब समझ रहे हो, इतने गधे लोग बिठा रखे हैं। मैंने कहा भाई ऑलरेडी पिकअप हो चुका, तू कैंसिल क्या कर रहे हो 2 बारी पिकअप हो गया, 2 मैनिफेस्ट है मेरे पास, साइन करी हुई। पहले तो तुम्हारे को भेजी है, तुम्हारे को दिख ही नहीं रही है, ड्राइव का लिंक नहीं दिख रहा। तुम कह रहे हो कि भाई हम पिकअप नहीं कर पाए तो कैंसिल करें। मैं कहा गधे, पिकअप हो चुका है, वो भी 2 बारी पिकअप हुआ है। एक पैकेट 2 बारी पिकअप हुआ है, दोनों बारी मैंने मैनिफेस्ट अटैच करी और वो कह रहे कि पिकअप ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने इनको भेजा कि भाई ऑलरेडी पिकअप फ्रॉम 2 टाइम्स फ्रॉम माई स्टोर, वॉल्मो पिकअप, और दोनों मैनिफेस्ट अटैच करके भेजी है। अब ये इन प्रोग्रेस में है। फिर मैंने इस टिकट का ही दोबारा डी टिकट क्रिएट करा, माई ऑर्डर इज पिकड अप बट स्टिल शोइंग इन रेडी टू शिप टैब। इनका यहाँ जवाब आया है कि ऑर्डर स्टेटस नॉट चेंज इन, और जो है हम आपको देंगे, पर ये कह रहे हैं कि आपका इस पे भी आया है कि हमने आपको पहले सॉल्यूशन दे रखा है इसी टिकट आईडी पे। तो मैंने कहा भाई मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिला, मेरे ऑर्डर पिकअप हो गए हैं। ये देखो मैंने दोनों मैनिफेस्ट दिया, अगर आपको दिखाऊं, पहली मैनिफेस्ट है 4 जुलाई की, मैंने हाईलाइट भी करा इन गधों को। दूसरी मैनिफेस्ट है 7 जुलाई की, और आपको दिख रहा होगा ये रहा क्वांटिटी 2 वाला। दोनों मैनिफेस्ट है, दोनों पे लड़के के साइन है, इस वाले पे भी साइन है, इस वाले पे भी साइन है। तो ये तो इनकी गधों की फौज है सपोर्ट टीम के अंदर, जो बात ही नहीं समझ रहे कि भाई बंदे की प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई आज लड़का आया पिकअप वाला, वॉल्मो वाला। मैं कहा भाई तू एक काम कर, तू मेरे को ना अपने मैनेजर का नंबर दे, मैं तेरे मैनेजर से बात करता हूँ। तो आज मैंने उसके मैनेजर से बात करी। वो मैनेजर कह रहा है कि भैया ये तो ट्रैकिंग नंबर अभी जनरेट ही नहीं हुआ। मैं कहा ये लो भाई साहब, ये सही कोरियर है, मतलब महानी कोरियर है। यहाँ पे मेरे पास हैंड ओवर टाइम में शो हो रहा है पैकेट 4 दिन 5 दिन से, मेरे पास से 2 बारी पैकेट उठ चुका। लड़का कह रहा है मैंने स्कैन कर दिया। अब मैनेजर कह रहा है कि भाई ये तो AWV नंबर इनवैलिड है, हमारे पास तो इसकी कोई डिटेल नहीं है, ट्रैकिंग नहीं है, तो जनरेट ही नहीं हुआ, इस पर कोई भी डिटेल नहीं आई। फिर मैंने क्या व्हाट्सएप करा इसको, मैनेजर को, मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा। मैं कहा भाई ये देख, ये ऑर्डर मेरा पेंडिंग टैब में दिखा रहा है, 2 क्वांटिटी का ब्रीच हो चुका है। ये मैनिफेस्ट है 4 जुलाई की जो तेरा लड़का लेके गया था, और ये इसका बिल है। तू बोल रहा है कि जनरेट नहीं, वो देखिए कस्टमर को बिल गया हुआ है, इसमें AWV ऑर्डर सब है, COD का ऑर्डर है। वो कह रहा है कि मैं चेक करके बताऊंगा। उसने सिस्टम पे चेक किया तो वाल्मो का मैनेजर तो ये बोल रहा है, उसका सीनियर एम्प्लॉई, कि भाई ये तो हमारे पास ट्रैकिंग नंबर की कोई डिटेल ही नहीं है, तो पिकअप ही नहीं हुआ, हमारे पास जनरेट भी नहीं हुआ। मैंने कहा लड़के का तो साइन है मेरे पास, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई पिकअप नहीं हुआ। तो लड़के का फ़ोन आया कि भैया आपने कंप्लेंट मार दी। मैंने कहा हाँ। मैं कहा देख तेरी साइन करी हुई मैनिफेस्ट है, तू मेरे से लेके गया, मेरे पास तेरा मैनिफेस्ट है, काउंटिंग करके लेके गया, तूने साइन करे, काउंट करने के बाद अभी ये पैकेट 5 दिन से जो है मेरे पैनल पे अटका पड़ा है कि आपका पिकअप नहीं हुआ। मीशो वाले कह रहे हैं कि पैकेट पिकअप नहीं हुआ, पर तू लेके गया है। या तो तू बेईमान है या तेरे हब वाले बेईमान है। अब हब वाले कह रहे हैं हमारे पास ट्रैकिंग नंबर जनरेट नहीं है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि करा क्या जाए इस ऑर्डर का। अब ये तो मेरा पैकेट गया, मतलब मेरे को 450 रुपये तो सेल प्राइस था, मेरे को इसकी पेमेंट मिलनी थी लगभग 150 300 रुपये का पेमेंट आना था, जिसमें से लगभग 250 रुपये का मेरा प्रोडक्ट था। तो 70-80 रुपये का ही मार्जिन था मेरे पास, ज़्यादा मार्जिन था नहीं, 70-80 रुपये का मार्जिन था। अब ये ऑर्डर मेरा कैंसिल होगा, अब ये माल तो मेरा लॉस्ट हो गया भाई, ये मेरा तो अब कहीं नहीं मिलना है, इसका क्लेम तो मिलना नहीं, क्योंकि मीशो वाले कह रहे कि ये पिकअप ही नहीं हुआ, कोरियर वाले कह रहे साला ट्रैकिंग नंबर ही नहीं जनरेट हुआ, यहाँ पे बिल जनरेट हो रखा है पर वो कह रहे ट्रैकिंग नंबर जनरेट नहीं हुआ, और पिकअप वाला लड़का कह रहा है मैं स्कैन करके भी ले गई
तो ये क्या चल रहा है सिस्टम मीशो में भाई, कोई बताएगा मुझे कि ये कहाँ क्या क्या ही कौन से लेवल का चल रहा है, नशा फूक के बैठे हैं, कौन से लेवल का क्या स्कैम चल रहा है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई मेरे साथ हुआ क्या। मैनिफेस्ट वो साले उनके सपोर्ट जो टिकट पे पीछे एजेंट बैठे हैं उनको मैनिफेस्ट नहीं दिख रही, हाईलाइट करके भेज दिया बॉक्स बना के कि भाई ये ऑर्डर आईडी है, ये ट्रैकिंग आईडी है, वो कह रहे मैनिफेस्ट ही नहीं मिली है हमारे को। भाई साहब 3 बारी कह रहे पिकअप नहीं हुआ, मैनिफेस्ट साइन करके भेज दी, कह रहे पिकअप नहीं हुआ, पिकअप नहीं हुआ। ये हाल है मीशो का। अब सपोज करो ये तो फिर भी 7 ऑर्डर थे जो मेरे वालमो के एक दिन में गए, जिन लोगों के 70-80 ऑर्डर जाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि डेटा एंट्री मेंटेन करो भाई, डेटा एंट्री मेंटेन नहीं करोगे ना तो लग जाएंगे अच्छे वाले और इतना माल चोरी होगा पता नहीं चलेगा। ये तो फिर भी लड़का है जो मेरे पास पिछले 8 महीने से आ रहा है। अब ये 8 महीने से इसने बेईमानी करी है, किसने करी है, क्या हुआ है, क्या कैंसिल हो गया, जानबूझ के ले गया कि कैंसिल हो गया, मेरे सामने नाटक कर दिया कि भैया मैं स्कैन कर दिया हूँ, साइन कर गया और आगे ऑफिस में जमा नहीं कराया है, कुछ तो हुआ है। या तो इस लड़के से खो गया होगा, वो केस हो सकता है कि भाई लड़के से खो गया, या तो हो सकता है लड़का खुद ले गया हो, या इसने हब में आगे किसी और को दिया हो, उसने आगे जमा ना कराया हो, पर इसका मैनेजर कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्ट आता है ये बंदा। तो भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या चल रहा है। और मीशो के सपोर्ट वाले तो साले पता नहीं कौन सा गांजा फूक के बैठे हैं, कौन सा नशा करके बैठे हैं। सब कुछ दे दिया, ट्रैकिंग आईडी दे दी, मैनिफेस्ट दे दी, 2 मैनिफेस्ट दिए साइन करी हुई पिकअप बॉय की, वो कह रहे पिकअप ही नहीं हुआ। उनको तो आगे कंप्लेंट रेस करना चाहिए था कि भाई यहाँ पे तो साइन करी हुई मैनिफेस्ट है, फिर मैनिफेस्ट का फ़ायदा क्या है जब साइन करी हुई मैनिफेस्ट तो मान ही नहीं रहे कि भाई ये पिकअप हो गया। तो भाई ये हाल है और ये कांड चल रहा है अभी लेटेस्ट मीशो पे मेरे साथ ओडस का। एक तो मैंने बता दिया कि ये ओडस का पंगा है, और दूसरा एडवर्टीजमेंट मेरा कुछ ढंग का ही रिस्पॉन्स दे रही है। पता नहीं स्मार्ट कैंपेन इनका क्या मेहरबानी है भगवान की कि स्मार्ट कैंपेन अच्छा काम कर रहा है मेरा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट कैंपेन चलाओ भाई। जो लोग स्मार्ट कैंपेन चलाएंगे ना मीशो के कम बजट पे, पेशेंस रखो। मेरे को भी चलाते हुए 1 महीना हो गया, पेशेंस रखो भाई, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा स्मार्ट कैंपेन। और हफ्ते की हफ्ते 50-50 रुपये बढ़ाओ, 100 नहीं बढ़ाना, 50 बढ़ाना, क्योंकि जब आप 50 रुपये बढ़ाओगे तो पहले तो पैसा खा जाएगा, पहले तो 3 दिन पूरा पैसा खाएगा, फिर अगले 3 दिन बाद वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। तो स्मार्ट कैंपेन चलाओ, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अब मैं उनका नज़ारा दिखाता हूँ। देखो अमेज़ोन पे क्या हुआ, आप सबको पता है कि अमेज़ोन पे अभी सेल चल रही है। अकाउंट नेगेटिव का तो कल मैंने आपको बता ही दिया था। अब हुआ क्या, मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आ रहा भाई। और जो ऑर्डर आ रहे हैं ये देखो, कल आया था 10 तारीख को जाएगा, 2 दिन का हैंड ओवर टाइम निकल रहा है, जबकि मेरा सेम डे डिस्पैच में है। एक ही ऑर्डर मेरे पास आया जो कल जाएगा और एक ही है जो परसों जाएगा। सिर्फ इस ऑर्डर पे, इस वाले ऑर्डर पे जो है कल की डेट आई है, उसके बाद ऑर्डर ही नहीं आ रहे मेरे पास। अब ये पता है क्या करते हैं अमेज़ोन वाले, सेल टाइम पे जितने भी नॉन FBA सेलर होंगे जिनका फुलफिलमेंट अमेज़ोन की तरफ से नहीं होगा, जो सेल्फ शिप करते हैं या खुद ही शिपमेंट अमेज़ोन का ईजी शिप ले रखा है, ईजी शिप वालों का डिस्पैच टाइम 2 दिन 3 दिन बढ़ा देते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके FBA में लोड बढ़ता है फुलफिलमेंट सेंटर पे। तो ये लड़कों को जो है फील्ड वाले वहाँ पे काम कराते हैं, पिकअप के लिए लड़के हो जाते हैं कम, तो इसलिए 2-2 दिन का डालते हैं। अब इसमें एक बात बताओ भाई कि हमारी क्या गलती है, हम तो ऐड भी चला रहे हैं, प्रमोशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि यार हम फुलफिलमेंट नहीं कर रहे तो तुम साला हमारा डिस्पैच टाइम 2-2-3 आगे बढ़ा दोगे। हम भी तो सेम डे डाल के बैठे ही है ना, तुम पिकअप नहीं तुम अरेंज कर पा रहे, तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो उस वजह से मेरे ऑर्डर ही गिर गए यार, ऑर्डर ही नहीं आया। फ्लिपकार्ट पे मैं ऐड बिल्कुल भी नहीं चला रहा अभी, मतलब स्टार्ट ही करा। 300 रुपये दिन का तो 20-25 रुपया दिन का खर्चा होता है, तो 2-3 दिन में एक ऑर्डर आ जाता है, वही मेरे 60-70 रुपये का मार्जिन है, तो एवरेज बन जाती है। अभी तो फ्लिपकार्ट पे खाता 0 ही चल रहा है। अब आपको एक चीज़ और दिखा, अपने क्लाइंट का भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, कोशिश करूँगा नाम ना दिखाऊँ। ये देखो, एक ये अकाउंट है, ये भाई मेरे साथ 2 महीने से जुड़े हुए हैं, इनका अकाउंट है माइनस में चल रहा। अभी हुआ क्या था इनके अकाउंट में भाई, प्रॉब्लम ये आई कि इनका प्रोडक्ट है जो कस्टमर आसानी से नहीं खरीदेगा, मतलब सेंसिटिव प्रोडक्ट है, छोटे बेबीज़ का प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को सोचना पड़ता है। तो हमने प्राइस बढ़ा के मार्केटिंग बहुत ट्राई किया, तो इनका अकाउंट जल्दी जल्दी नेगेटिव में आ गया। फिर मैंने इनको बोला कि अब दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, इसमें तो मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी लगेगा। तो अब इनका दूसरा प्रोडक्ट हम लेके आए,
दूसरा प्रोडक्ट है इनका ये वाला मिटन्स है, बेबी का मिटन या टीथर आप बोलो, बच्चों के जो दांतों के लिए होते हैं वो वाले खिलौने हैं एक तरीके से। तो इस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। तो अभी ये हमारा दूसरा महीना चल रहा है। पहले महीना इनकी परचेजिंग बहुत महंगी थी। इस महीना मैंने बोला कि आप अगर परचेजिंग अपनी सस्ती कर लोगे तो जितना सस्ता आप परचेजिंग करोगे वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और जो भी इनका 37,000 नेगेटिव में चल रहा है वो कोशिश करेंगे इस महीना 37 को माइनस करके एडजस्ट कर करके 5-7 हज़ार नेगेटिव पे लाएं। और तीसरा महीना जो इनका आने वाला महीना होगा उसमें ये प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक प्रोडक्ट पे तो ये प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो इनका बेबी का डाइपर वगैरह का प्रोडक्ट है जिस पे मार्केटिंग कॉस्ट बहुत महंगा आ रहा है, CPC 35 रुपये CPC है, एडवर्टाइजिंग का एवरेज CPC 35 रुपये, अप एंड डाउन में 9 रुपये है। और उसमें भी आपको टॉप ऑफ द सर्च पेज में 10-15% 20% तक लेके जाना पड़ रहा है। तो 30 रुपये से नीचे तो बात नहीं बन रही। और अमेजोन के जो रिकमेंडेड कैंपेन है उनमें तो वो साले CPC 80 रुपया 100 रुपया 130 रुपया। कल एक प्री क्रिएटेड कैंपेन अमेजोन का रिकमेंडेशन आया, मैंने कहा 150 रुपये का ही है, डाइपर का ट्राई करते हैं इनके। और भाई साहब उस पर 130 रुपये CPC था। 150 रुपये का कैंपेन था, 130 रुपये, एक क्लिक पे ही पूरा कैंपेन ख़त्म, मैंने बंद कर दिया। तो ये हाल है इस टाइम डाइपर की कैटेगरी में कि भाई बहुत महंगा मार्केटिंग है, कैटेगरी सेंसिटिव है। कस्टमर खरीदने से पहले 2 बारी सोचता है कि भाई बच्चे को पहनाने की नया ब्रांड ट्राई करना बड़ा मुश्किल है। बहुत महंगा बेचेंगे तो मार्केटिंग आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। हमने इनका दिन का 5,000 रुपये ऐड चलाया था तो दिन के 10 ऑर्डर आ रहे थे, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट 500 रुपये पड़ रही थी। तो 5,000 में जाके 500 रुपये पड़ रही थी, उस पर 18% टैक्स और था। तब उनके पास इनका प्रॉफिट मार्जिन था। अब इनको मैंने बोला कि पैकिंग में कंट्रोल करो, कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करो, मार्जिन निकालो, ताकि इसी में ही हम ब्रेक इवन पे और 2-3 महीने में प्रॉफिटेबल हो। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रही है, इतने हमारा इनका नेगेटिव हम कंट्रोल करके पॉजिटिव में लाने का ट्राई करेंगे और एक प्रोडक्ट इनका प्रॉफिटेबल अगले महीने हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास दूसरा एक और भाई, इनके देखो इनका बिजनेस सही चल रहा था। पहले इनके 10-12 ऑर्डर आ रहे थे, ये समझ जाएंगे भाई। तो इनका मैंने पिछले महीने से स्टार्ट किया अमेज़ोन पे, तो अभी पूरा महीना नहीं हुआ, मेरे ख्याल से अभी महीना होएगा 15 तारीख के बाद। तो इनका अमेज़ोन का मैंने देखा अकाउंट, तो इनके बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स थे। तो मैंने कहा इनके पास मार्जिन है तो स्कोप बहुत अच्छा है, तो हम जल्दी ग्रो कर सकते हैं और वॉल्यूम एक टाइम पे ले सकते हैं। तो इनके काफ़ी सारे कैंपेन जो थे ना वो प्री सेट वाले चल रहे थे। तो उसमें क्या था कि अमेज़ोन जब प्री सेट कैंपेन देता है तो होता क्या है ना कि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट डाल देता है। तो पहले तो मैंने प्री सेट कैंपेन का ऑप्टिमाइज़ करा, उसको कॉस्ट कंट्रोल करने का ट्राई करा। मुश्किल होता है प्री सेट कैंपेन में, ऑटोमेटिक कैंपेन में कॉस्ट कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो ट्राई करा। तो उसमें थोड़ा रिस्पॉन्स बेटर हुआ। फिर मैंने इनको बोला कि आप मुझे 2 SKU दो जिस पे आपको अच्छे से काम करना है। फिर मैंने उसके ऊपर 2 SKU के ऊपर 2 से 3 कैंपेन नए क्रिएट करे, अलग अलग बना करके टेस्टिंग के लिए, और उनको ग्रो करने का स्टार्ट करा। तो अब इनके क्या है, जो मेन जो 2 मैंने कैंपेन क्रिएट करे हैं उन्हीं पे ही हम वॉल्यूम जनरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। एक दिन इनके 4 दिन पहले एक दिन में 47 ऑर्डर आए थे। जिस तरह अभी 19 ऑर्डर आए हैं, अभी रात होएगी तो रात को लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, तो इनकी एवरेज आती है 30 से 40 ऑर्डर की। अब दिन की एवरेज हम मान के चलते हैं कि आ रही है, बाकी तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सेल टाइम में बढ़ेगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, पर इनके पास मार्जिन अच्छा है तो जल्दी ग्रो कर लेंगे हम। ये 100 ऑर्डर दिन तक तो मान के चलो 2 महीने में पर डे 100 ऑर्डर्स ईजिली पहुँच जाएंगे। अभी इनका प्रॉब्लम कुछ चल रहा है, तो हमारे को शिपिंग जो है, शिपिंग हैंडलिंग डेट वन डे का करना है। तो एक दिन की वजह से वैसे भी थोड़े ऑर्डर कम हो गए क्योंकि डिलीवरी लेट हो रही है। अभी ये संडे भी ऑफ रखा है, तो अभी अगर थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे तो इनको वापस 0 डे शिपिंग कर देंगे हम, और सेम डे डिलीवरी तो ऑलरेडी है ही हमारा। उसके बाद संडे वर्किंग कर देंगे। तो संडे की वजह से क्या होता है, आपके सैटरडे को ऑर्डर ज़्यादा आते हैं क्योंकि कस्टमर को डिलीवरी टाइम वही 5-6 दिन का वो उतना ही पड़ता है, तो मंगा लेगा। संडे ऑफ करने पे एक दिन बढ़ जाता है, तो 2 दिन का इम्पैक्ट होता है। एक तो ऑर्डर कम आते हैं और डिलीवरी एक दिन आगे बढ़ जाती है, तो इसलिए 2 दिन इम्पैक्ट होता है। एक मेरे पास क्लाइंट है भाई फ्लिपकार्ट का, इनका दिखाऊं तो आपको, इनका जब हमने स्टार्ट किया था 2 महीना पहले, तो इनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बहुत डर डर के सर कर रहे थे, तो बहुत डर डर के कर रहे थे। अगर मैं दिखाऊं, देखो आज इनके 10 यूनिट सोल्ड हुए हैं,
अगर मैं ग्रोस यूनिट सोल्ड पे जाऊंगा, कल 12 हुए थे, उससे पहले 12 हुए थे, 12 फिर कल हुए थे 16 यूनिट, और परसों 7 तारीख को हुए थे 12, आज हुए अभी तक 10 यूनिट सोल्ड। अभी 7 ही बजे है, रात को और ऑर्डर आएंगे। इनका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उस पर इनका स्टॉक नहीं है, जिसके 25 ऑर्डर तो उसी के ही एक अकेले के बंदे के, भाई एक ही SKU पे दिन के 20-25 ऑर्डर तक हम पहुंच गए थे 1 महीने के अंदर। अब मैं इनका आपको एडवर्टीज़मेंट दिखाता हूँ। आप बोलोगे इनका एडवर्टीज़मेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो, कल 352 रुपये खर्च हुए और येस्टरडे वी रिसीव 16 यूनिट्स, 16 यूनिट आए। अगर मैं आज का दिखाऊं, अभी तक ऐड में सिर्फ 74 रुपीज़ खर्च हुए हैं और हमारे 10 ऑर्डर आए हैं। और मैं अगर दिखाऊं आपको 7 से 7 तारीख का, 300 रुपये खर्च हुए थे और 7 तारीख को हमारे 12 यूनिट आए। देखो 12 यूनिट आए। तो इनका भी अकाउंट मैंने इनको बोला है, मैंने समझाया कि आप थोड़ा ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो मैंने इनको फोर्स किया कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो तो सोर्सिंग करो रॉ मटेरियल का, खुद जितना मैक्सिमम हो सके उतना खुद बनाने का ट्राई करो, कॉस्ट कटिंग करो, उससे आपका मार्जिन बढ़ेगा। इनके में ऐसा नहीं है कि हम सस्ता में बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, हम इनका महंगा बेच रहे हैं। मार्केट में सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्ट इनका है जो ये कैटेगरी में डील कर रहे हैं। बाकी लोग अगर 300 में बेच रहे हैं तो हम वही चीज़ 450 में या 450 में बेच रहे हैं। पर आप देख रहे हो फिर भी इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं मार्केटिंग से, एडवर्टाइजिंग से। और एडवर्टाइजिंग तो आपने देख लिया, 300 रुपये में 12 ऑर्डर आए और आज 70 रुपये में 10 ऑर्डर आ गए, 50 रुपये में 10 ऑर्डर आ गए। तो ये इनका सीन है। अभी हम इसको उम्मीद है कि अभी सेल आ रही है, इनके इस पर प्रमोशन आया हुआ है, तो हमने क्या कर रखा है कि डिस्काउंट दे दिया। जो उन्होंने प्राइस बोला था फ्लिपकार्ट वालों ने कि भाई आप फ्लैट 350 का सेल करो, हम आपका पेमेंट जो है फिक्स कर देंगे 225 रुपये का, 350 में 225 का पेमेंट फिक्स कर देंगे। तो मैंने उसको एक्सेप्ट करा और वो जो पर्टिकुलर SKU था वो जितने भी हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट, लिस्टिंग डिस्काउंट थे, सबसे हटा दिया। अब देखते हैं कि 15 दिन में क्या रिस्पॉन्स आता है। ये जुलाई के महीने तक इनका प्रमोशन चलेगा। तो 2 SKU पे आया है, प्लस इनको 14 रुपये ऊपर रिवॉर्ड के मिलेंगे क्योंकि हमने प्राइस गिराया है। तो ये स्ट्रेटजी हमने करी है। बाकी एडवर्टीजमेंट तो चल ही रही है, अब उस पर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कितने ऑर्डर जनरेट होते हैं जो हमारे पास फ्लिपकार्ट का इनके अकाउंट में प्रमोशन आया है। बाकी इनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग मैंने करी थी, तो लिस्टिंग करते ही 3 दिन के अंदर पहले पेज पे आ गया प्रोडक्ट। तो लिस्टिंग में ऐसी पावर है कि अगर आप अच्छे से लिस्टिंग करोगे तो प्रोडक्ट आपका फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। जितने भी मेरे अकाउंट में मैनेज करता हूँ और प्रोडक्टिंग लिस्टिंग मैं करता हूँ ना भाई, 1 महीने के अंदर सारे प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे आ जाते हैं। जो भी मैंने दिखाया जिनके 30-40 ऑर्डर आ रहे हैं, इनका बेस्ट सेलर 23 नंबर पे आ रहा है। और जो बेबी प्रोडक्ट में बेच रहे जिनका इस महीने के बाद अगले महीने प्रॉफिटेबल हो जाएगा प्रोडक्ट, जो अगले महीने से प्योर प्रॉफिट निकलेगा, मार्केटिंग सब एवरेज निकाल के 30-40 रुपये एक ऑर्डर कमाने लगेंगे वो, और महीने के हम 1000 ऑर्डर भेज रहे हैं तो 30,000 रुपये के आसपास उस पर हमारा निकलेगा खर्चा। वो उनका बेस्ट सेलर मान के चलो कि इतनी कंपटीशन टफ थी फिर भी हम 42 पे ले आए। 42, 35, 36, 42, 35, 36, 42 उसके बीच में उनका बेस्ट सेलर फ्लक्चुएट करता है। ये बेस्ट सेलर सिर्फ 1 महीने के अंदर आ गया इनका अमेज़ोन पे। फ्लिपकार्ट पे इनका भी आ गया बेस्ट सेलर के अंदर, और अमेज़ोन पे दूसरे वाले बंदे का भी आ गया। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में भाई पावर तो होती है कि अगर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग और SEO सही से आता है और उसके बाद मार्केटिंग, ऐसा नहीं होता कि लिस्टिंग करके हमने छोड़ दिया अपने आप ही आता रहेगा। लिस्टिंग करने के बाद आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी आप ये मान के चलो कि अगर आप मार्केटिंग में पैसा नहीं डालोगे ना तो वो तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है, विजिबिलिटी नहीं आई, व्यूज़ नहीं आए। तो आपको थोड़ा सा हाईली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ये मान के चलो 1 महीना इन्वेस्ट करा, दूसरे महीना ब्रेक इवन करा, तीसरा महीना रिकवरी या प्रॉफिट, बस 3 महीने का खेल है। एक प्रोडक्ट पे 3 महीने का खेल है, मात्र 3 महीने का। आपको 3 महीने का इन्वेस्टमेंट चाहिए। 3 महीने में आप कोई भी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल ईजिली बना सकते हो। 3 महीने का पेशेंस है। ये जो हमारे फ्लिपकार्ट वाले भैया हैं इनका भी अब प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गया। आपने देखा ही है कि भाई कल 300 रुपये में 12 ऑर्डर आए थे, 16 ऑर्डर आए थे, आज 70 रुपये में 10 ऑर्डर आ गए। 3 ऑर्डर अभी न्यू है और अभी रात का टाइम बाकी, अभी तो 7 ही बजे, लोग 11 बजे तक ऑर्डर करते हैं रात को। तो इसी हिसाब से अभी चलेंगे हम, तो महीना पूरा बाकी है। उम्मीद है कि ये प्रॉफिट बनाएंगे, रिटर्न काट के ये भी प्रॉफिट बनाएंगे। अमेज़ोन पे जो ये बेबी प्रोडक्ट वाले हैं ये भी प्रॉफिट बनाएंगे, और जो जिनके 40 ऑर्डर आ रहे हैं भाई वो तो प्रॉफिट बना ही रहे हैं। वो तो उनके ऑर्डर एकदम से बूम करेंगे ना, उनके पास मार्जिन बहुत अच्छा है भाई। जब आपके पास 250, 300, 400 का मार्जिन हो तब आप
अच्छा अमेज़ोन पे बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, बहुत जल्दी। तो इनके अगर 30 ऑर्डर दिन के, 35 ऑर्डर, 40 ऑर्डर की एवरेज आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा, अभी जुलाई चल रहा है, अगर ये मेरे साथ आगे काम करते हैं तो अगस्त सितंबर तक इनके 100 ऑर्डर दिन तक तो मैं ले जाऊँ। कैंपेन चलेगा, ऑब्वियस ही बात है, बजट चलेगा हमारा, उस टाइम हमारा दिन का ये मान के चलो 7-8 हज़ार का एडवर्टाइजिंग बजट होगा। पर अगर 8 हज़ार लगाने पे मैं 100 ऑर्डर दिन का ले रहा हूँ और एक ऑर्डर में मेरा 250 रुपये का मार्जिन है, तो भी काट पीट के मेरे को 70 रुपया मिलेगा। रिटर्न कॉस्ट काट के भी 70 रुपया सूखा सूखा मिलेगा। बस मेरी एवरेज भी अच्छी आनी चाहिए, 100 ऑर्डर तो आ ही जाएंगे 8 हज़ार के अंदर, 8-8.5 हज़ार में 100 ऑर्डर तो ईजिली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैं अभी 2 दिन का एवरेज लूँ, 3 दिन का लूँ, तो 3 दिन में हमारे 10 हज़ार खर्च होते हैं। एक दिन में हमारे 30 ऑर्डर की एवरेज है, तो 3 दिन में 10 हज़ार में तो 90-95 तो वैसे ही आ रहे हैं। तो जब हम उसको एक दिन की तरफ जाएंगे आगे ग्रो करते करते 3 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार दिन के बजट पे जाएंगे, तब इतना तो ऑर्डर आएगा। और भाई ये मैन्युफैक्चरर है तो इनके पास मार्जिन अच्छा है। तो अमेज़ॉन बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है। पर मेरा केस अलग है, साला मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। आपको पता है, मैं अपने मेरे अकाउंट में ऑर्डर भी नहीं आ रहे, क्या ही कर सकते हैं। और बाकी जो मीशो पे लगे हुए हैं भाई, इनके सपोर्ट टीम ही भाई महान है। क्या ही बंदा कर लेगा, क्या ही कर लेगा भाई। कहीं कुछ कमाने जाओ ना कहीं पंगा हो जाता है और नुकसान पड़ जाता है भाई साहब। पैकेट चोरी हो गया, मेरा साला 300 रुपये का नुकसान हो गया, 350 का नुकसान हो गया, मैं करूँ क्या। लेने के देने पड़ गए साले, जो 2-3 रुपये कमाए होंगे वही साले डूब गए। पैकेट चोरी हो गया, एक पैकेट चोरी हो गया। इसलिए कह रहा हूँ डेटा एंट्री मेंटेन करना भाई ज़रूरी है। तो ये था हमारा ब्लॉग आज के दिनचर्या 9 जुलाई। क्या पंगा चल रहा है लाइफ में, क्यों मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा, क्यों मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और क्यों कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्यों आपको सिखा रहा हूँ, क्यों कोर्स बेच रहा हूँ। क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी है, सिंपल सी बात है। नहीं तो घर वाले डंडा दे देंगे, नौकरी कर। नौकरी मेरे को करनी नहीं, नौकरी का तो मैं छोड़ भी चुका भाई, नौकरी नहीं करनी मैंने अप्लाई भी किया था, उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था। मार्केटिंग कंपनी थी, सैलरी भी अच्छी थी, एक जगह ई कॉमर्स मैनेजर की जॉब की पोस्ट भी थी। मेरा फ्रेंड उसी कंपनी में जॉब कर रहा था, उसने बोल रहा सैलरी भी 45,000 के आसपास मिलेगी महीने की, ज्वाइन कर ले। मैंने कहा नहीं करनी भाई, जॉब नहीं करनी यार। पार्ट टाइम हो तो पार्ट टाइम कर लूँगा, इन्फ्लुएंसर हो, मार्केटिंग का काम हो, कुछ कर लूँगा, पार्ट टाइम कर लूँगा, रिमोट वर्क हो गया वो कर लूँगा, फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर वाला काम करूँगा भाई। पर मेरे को जॉब नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैठे 10 घंटा बैठ के एक जगह काम करो, वो मेरे बस की नहीं हो पाएगा, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो भैया आपके पास कोई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स वगैरह काम हो तो मेरे को याद कर सकते हो, सस्ते में बढ़िया काम जुगाड़ो। रिजल्ट आप मेरा देखते ही होगी, बढ़िया रिजल्ट आता है। और मेटा पे ऐड चलानी हो, कोर्स सीखना हो, कोई कोर्स सीख के तुम आगे सर्विस दे सकते हो, इतना तो मैं सिखाई दूंगा कि तुम सीख के आगे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। कम से कम तुम दूसरों के साथ बेईमानी तो नहीं करोगे, इतना मैं सिखाऊंगा कि भाई किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी कभी भी, चाहे पैसा कम कमाओ पर चीटिंग मत करो। तो ये है मेरा भाई सेकंड व्लॉग। मैंने यूट्यूब ज्वाइन क्यों किया, क्या है उसके आगे की कहानी। पहले तो मेरी जर्नी मैंने पहले व्लॉग में बना दी, आप लोगों को मज़ा भी आया बड़ा वीडियो देख के सुनने को भी चीज़ें मिली होंगी, आपको भी लग रहा होगा भाई ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं। और ये दूसरा व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि भाई मैंने नौकरी क्यों नहीं करी, मैं यूट्यूब पर क्यों आया एज अ फ्रीलांसर। तो सबसे पहला फ्रीलांसर कॉन्टेंट ही क्रिएट करने जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया हो, जो पंगा चल रहा है मीशो का पसंद आया हो कि ये कैसे घटिया टीम बिठा रखी है इन्होंने, भाई पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ये, जो सपोर्ट टीम पे बंदे बैठे जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, क्या ही बंदे बिठा रखे हैं, बोलते कुछ है समझते कुछ है और रिप्लाई कुछ और भेजते हैं। तो भाई अगर ये इनके बंदे पसंद आए हो, कुरियर वालों का पंगा पसंद आया हो, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करना। और नए हो तो चैनल पे भाई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्लॉग्स मैं लाता रहूँगा डेली पे, ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे टाइम मिलेगा मैं बनाता रहूँगा। कोई नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ताकि आपको भी पता चलेगा भाई क्या हो सकता है, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप दिल्ली के मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप चाहते हो ऑनलाइन बेचना और मेरे से सर्विस लेना चाहते हो, सर्विस ले सकते हो। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट मैं सेल करूं, तो आप मुझे सैम्पलिंग कर सकते हो। देखो मेरे पास, मैं बता दूं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं लगाने के लिए। मेरे पास अगर प्रोडक्ट चलेगा, मैं कुछ सैंपल लूँगा, प्राइसिंग अच्छा मिलेगा, एज ए मैं आपका कस्टमर बन सकता हूँ या आपका मैं सर्विस प्रोवाइडर बन सकता हूँ।
पर मेरे पास स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में लाखों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई बहुत धोखा खा चुका, तो भाई अब होता नहीं है इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी। अगर आप मैन्युफैक्चरर, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हो, क्लोथिंग कैटेगरी के, फैशन कैटेगरी के, क्योंकि मेरा फैशन में ट्रेडमार्क है और 10 साल पुराना ट्रेडमार्क 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7-8 साल हो गए। 8 साल पुराना मेरा ट्रेडमार्क है फैशन कैटेगरी का, तो मैं फैशन में ही डील करूँगा। मेरा प्राइमरी कैटेगरी वही है, फैशन वेयर ही है। फैशन हो गया, फास्ट फैशन हो गया, या रेगुलर हो गया, क्लोथिंग में हो गया। तो आप अगर उस कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, तो आप मेरे से सर्विस ले सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ग्रो योर बिजनेस। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि आप रिस्क नहीं लो, पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कस्टमर बनूं, तो भाई मैं बनने को तैयार हूं, पर मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता। मुझे प्रोडक्ट अगर आप सपोर्ट करने को तैयार हो, तो मैं भी मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर, ये दिल्ली, सिर्फ दिल्ली का मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, बाहर का नहीं। आउटसाइड दिल्ली के मैन्युफैक्चरर को मैं डील नहीं करूँगा, क्योंकि इंटरस्टेट में ट्रैवल नहीं कर सकता, और उसमें प्रॉब्लम मेरे को पता है कि बहुत सारी आती है इंटरस्टेट डीलिंग के अंदर। सिर्फ दिल्ली के ही मैन्युफैक्चरर, सैम्पलिंग करने के बाद मेरे को पसंद आएगा, प्राइसिंग क्या होगी, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। चाहे छोटे लेवल का मैन्युफैक्चरर हो, बड़े लेवल को, माइक्रो मीडियम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एंटरप्राइज लेवल का नहीं होना चाहिए, ना मैन्युफैक्चरर खुद बेचना होना चाहिए। खुद बेचना है तो मेरे से सर्विस ले लो, मैं हेल्प कर दूंगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि आप रिस्क ना लो, दूसरा ले ले बंदा, आपके प्रोडक्ट मैं सेल करूँ, तो मैं आपके प्रोडक्ट उठा के अपने ब्रांड में सेल कर सकता हूँ, आपका मैं एज अ कस्टमर बन सकता हूँ। तो भाई लोग, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।